नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों, हिंदी सीरीज़ के अंतर्गत हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हिंदी के क्वेश्चंस की। देखिए, हम यहाँ पर केवल हिंदी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस नहीं करते हैं, बल्कि हम यहाँ पर टॉपिक वाइज हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के सिलेबस में दिए गए हैं, उनको हम पहले थ्योरी, उसका जो थ्योरी सेक्शन होता है उसको कंप्लीट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उस टॉपिक से हम करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, पहले थ्योरी सेक्शन, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को। जैसे आज के हमारे टॉपिक्स हैं ये वाले: शब्द रचना, तत्सम तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय एवं वाक्य। और अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें हिंदी आपके सिलेबस का हिस्सा है उसकी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। बट सारे टॉपिक्स ऑलरेडी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हिंदी का शायद ही कोई टॉपिक होगा जो उन्होंने छोड़ा हो। सारे टॉपिक्स को इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। बट हमारा फोकस है उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 शुरू करते हैं। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं ये हैं, देखिए, शब्द रचना। सबसे पहला टॉपिक है शब्द रचना, उसके बाद है तत्सम तद्भव, फिर उपसर्ग और प्रत्यय, फिर वाक्य, और उसके बाद मिलेंगे आपको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस, यानी कि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ के लिए जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको प्रत्येक टेस्ट की पीडीएफ निःशुल्क मिलेगी। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है शब्द रचना। देखिए, यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं और इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अक्षर की डेफिनेशन, शब्द की डेफिनेशन। हालांकि यहाँ से मुश्किल है क्वेश्चन आना, बट पता कुछ भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में हो उसको हम अक्षर कहते हैं। ध्यान रखना, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में हो उसको अक्षर कहेंगे। एक या अधिक वर्णों के बनने से जो शब्द बनता है और जिसका अपना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि होती है उसको हम शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आम। आम एक शब्द है जो बना है बड़ा आ और माँ से रिलेटेड, 2 वर्णों के मेल से बना है, अपने आप में स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि निकालता है और जिसका अपने आप में कुछ ना कुछ अर्थ है। ठीक है, उसको हम कहेंगे शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे शब्द जो एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हों या अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कुर्सी। अब कुर्सी नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी चीज़ आ जाती है जिस पर बैठा जा सकता है और जिसके 4 पाँव हों। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को रूढ़ कहते हैं। और एक चीज़ मैं बताऊं, ऐसे शब्दों को पृथक नहीं किया जा सकता। पृथक कर हुए तो उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कुर्सी को हम अलग अलग कर दें, कु को अलग कीजिए और सी को अलग कर दीजिए, तो इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। बट इनको आपस में लेकर आएंगे तो इनका एक अपना मतलब अर्थ निकलता है। ठीक है, यौगिक शब्द, यौगिक का मतलब होता है जोड़ करके। ठीक है, यानी ऐसे वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हों। और आपको मैं बताऊं कि उन दोनों ही शब्दों का अपने आप में एक स्वतंत्र मतलब होता है। जैसे हिम, हिम का मतलब होता है बर्फ़। ठीक है, आले का मतलब होता है गृह, जो घर होता है या फिर रहने का जो स्थान होता है। इन दोनों को मिलाने से हमें क्या मिला? हिमालय। यानी यौगिक शब्द 2 शब्दों के मेल से बनता है और उन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, और जब इन दोनों को साथ में लिया जाता है तो एक तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे हिमालय। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और शब्द ले लो यहाँ पे, प्रधानमंत्री। प्रधान अपने आप में स्वतंत्र है, मंत्री भी अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? देखो, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बने हों लेकिन किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हों, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे चारपाई। अब चारपाई दिमाग में आते ही हमें एक ऐसी चीज़ दिमाग में आ जाती है जिसके 4 पाए हैं, यानी अर्थात खाट। अब ऐसा नहीं है कि आप कुर्सी को कह सकते, क्योंकि कुर्सी के भी हम वो होते हैं 4 पाए होते हैं। बट यहाँ पर चारपाई दिमाग में आते ही कुर्सी दिमाग में नहीं आती है। चारपाई शब्द दिमाग में आते ही जो है कुर्सी नहीं बल्कि चारपाई जो खाट होती है ना, वो दिमाग में आ जाती है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। योग रूढ़ शब्द उसको बोलते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बने हों लेकिन अन्य अर्थ विशेष का बोध कराते हैं, यानी किसी और चीज़ के बारे में बोध कराते हैं उस चीज़ का। ओके, तत्सम और तद्भव। देखिए, सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में प्रयुक्त होते थे और आज भी संस्कृत में ही प्रयुक्त होते हैं, यानी ये संस्कृत के शब्द होते हैं। जैसे भूमि, राष्ट्र, पृथक, प्रथम,
द्वितीय, तृतीय, ये शब्द होते हैं। ठीक है, यानी ये संस्कृत के शब्द होते हैं। तद्भव, तद्भव शब्द भी संस्कृत के होते हैं, बट उन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप हमने उसको ढाल लिया है। जैसे काम, जैसे काम, अब काम का जो है तत्सम शब्द क्या होता है? काम का तत्सम शब्द होता है कार्य। जैसे बरस, बरस मतलब ईयर जो होता है ना वो वाला, बरस का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है वर्ष। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए माँ का तत्सम शब्द क्या होगा। ठीक है, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए। आगत शब्द, देखिए जैसा कि शब्द इसी से पता चल रहा है, आगत यानी आए हुए। ऐसे शब्द जो दूसरी भाषा से ले लिए गए हों उनको हम आगत शब्द बोलेंगे। जैसे कैंची, तोप, कागज़। आगे पढ़ेंगे कि ये शब्द कौन सी भाषा से लिए हैं और कहाँ से आए हैं। ठीक है, देशी शब्द, देखिए देशी शब्द तो आपको पता ही चल रहा है शब्द से ही। स्थानीय बोलियों और उपभाषाओं से आए हुए शब्दों को हम देशी शब्द बोलते हैं। जैसे खाट, जैसे ढूंढना आदि। ठीक है, संकर शब्द, देखो संकर जो होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या चीज़ होती है? जो दो चीज़ों के मेल से बनती हो उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है जी, यानी कि दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द को हम संकर शब्द बोलेंगे। जैसे रेलगाड़ी, यानी रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, दोनों ही अब इनको मिलाया गया तो रेलगाड़ी बन जाती है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय, देखिए उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है, उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, यानी समीप रहकर सृष्टि करना। देखो उपसर्ग जो होते हैं ना वो किसी के समीप आकर एक नया शब्द बनाते हैं, और उपसर्ग को ध्यान रखना आदि प्रत्यय भी कहते हैं इसको, और रचनात्मक प्रत्यय भी कहते हैं। उपसर्ग शब्द के शुरू में लगता है, इसको भी आप ध्यान रखना। जैसे ही उपसर्ग शब्द के शुरू में लगेगा तो शब्द का अर्थ बदल जाता है, ये भी ध्यान रखना। जैसे पराक्रम, पराक्रम में परा, ये उपसर्ग, देखिए यहाँ पर हमने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है और उसके लिए सॉरी, यहाँ पर ये उपसर्ग होगा। जैसे परा जो है, परा एक उपसर्ग है। उसी प्रकार अन्य शब्द हैं जैसे पराभव है, पराधीन है, इन सभी में जो परा लिखा हुआ है रेड कलर का, ये उपसर्ग है, यानी शब्द के शुरू में लगा हुआ है। ठीक है, प्रत्यय, देखो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और उसका अर्थ बदल देता है। जैसे मिठाई, अच्छा मिठाई को हम अलग अलग करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रत्यय लगने से पहले जो शब्द होता है उसका अपने आप में कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे मीठा, मीठा में हमने क्या आई प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया मिठाई। जैसे सुंदर, सुंदर में ता जो है प्रत्यय जोड़ दिया हमने तो वो बन गया सुंदरता। सजावट में, सजा में हमने आवट प्रत्यय जोड़ दिया तो ये बना सजावट। ठीक है, यानी प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग शब्द के जो है शुरू में लगता है। ओके, अब पढ़ते हैं हम वाक्य रचना। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाक्य रचना के आधार पर जो है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब होगा क्या? 3। यानी कि वाक्य रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। ठीक है, देखो जिस वाक्य में एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो उसको बोलेंगे साधारण वाक्य। जैसे बच्चा दूध पीता है, दूध पीना एक क्रिया है और एक ही कर्ता है यानी बच्चा, और तो कुछ है नहीं इसमें। रवि गेंद से खेलता है, खेलना एक क्रिया है और रवि एक कर्ता है। ठीक है, यानी एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो। संयुक्त वाक्य, जब 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य किंतु, पर, और या आदि से जुड़ जाते हों तो वे संयुक्त वाक्य। देखिए ये है योजक चिन्ह, इनको आप याद रखना। जैसे पर, किंतु, और, आदि, ये तो हो गए जो है योजक चिन्ह, और वाक्य इन्हीं योजक चिन्हों से जुड़ा होता है, वो होते हैं संयुक्त वाक्य। आपको कुछ नहीं याद रखना, बस पर, किंतु और आदि, ये 4 शब्द हैं, इनको याद रखिए। वाक्य अगर इनसे जुड़ा है तो संयुक्त वाक्य होगा वो। ओके, जैसे मैंने काफ़ी प्रतीक्षा की पर, ये देखो पर तुम ना आए। ठीक है, यानी कि ये जो वाक्य जुड़ा है, मैंने काफ़ी प्रतीक्षा की अपने आप में एक वाक्य है, तुम ना आए ये अपने आप में एक वाक्य है, बट दोनों जुड़े हुए हैं किससे? पर से, यानी कि ये हो गया संयुक्त वाक्य। हम कार्य तो करना चाहते हैं, देखो हम कार्य तो करना चाहते, ये अपने आप में एक वाक्य हो गया, लेकिन ये जुड़ा है किंतु से, किंतु उसे भली भांति कर नहीं पाते। तो यहाँ पर ध्यान रखिए ये किंतु से जो है, किंतु योजक चिन्ह है यहाँ पर, तो ये भी एक संयुक्त वाक्य है। मिश्रित वाक्य, देखो मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। यानी कि एक, चलो एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं। ऐसा लगता है कि
बस यहीं तक छोड़ दीजिए इसको। ऐसा लगता है कि ये अधूरा हो गया, यानी कि ये आश्रित है किसी ना किसी दूसरे वाक्य पर, यानी अभी ये कंप्लीट नहीं है। ऐसा लगता है कि, क्या लगता है, कुछ पता नहीं। ऐसा लगता है कि आज वर्षा होगी, यानी कि आज वर्षा होगी इस पर डिपेंड करता है ये वाला जो है ना आश्रित वाक्य। जैसे जो मेहनत करता है, बस ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कुछ अधूरा सा वाक्य है, यानी कि एक अधूरा उपवाक्य होता है और दूसरा जो दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है वो। जो मेहनत करता है वह फल पाता है, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है, आश्रित होता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। साधारण वाक्य में एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में आपको 4 शब्द याद रखने, पर, किंतु और आदि। एक सेकेंड, पर, किंतु और आदि, ये शब्द 4 याद रखिए। इनसे, ये जो योजक चिन्ह है, इनसे अगर कोई वाक्य जुड़ा हो तो वो संयुक्त वाक्य बनेगा। और मिश्रित वाक्य में जो पहला वाक्य होता है वो आश्रित होता है और दूसरा उप मुख्य होता है, यानी कि ऐसा लगता है ये आश्रित है किस पर, आज वर्षा होगी। ठीक है जी, यानी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो ये 4 टॉपिक थे। एक तो था शब्द रचना, ठीक है, एक तत्सम तद्भव, एक उपसर्ग प्रत्यय और एक वाक्य रचना। ये 4 टॉपिक थे, 4 स्लाइड में बहुत ही कंसाइज वे में हमने समझ लिए हैं। ठीक है, और इतना ही समझना है इन टॉपिक्स में, यही है जो कुछ भी है। चलिए अब हम करते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए आपको बताना है संग्राम शब्द में उपसर्ग क्या है। संग्राम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग बताया हमने कि शब्द के शुरू में लगता है उपसर्ग। ठीक है, संग्राम में सन उपसर्ग है, सम, स या सत। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संग्राम में सम उपसर्ग है। ठीक है, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, ध्यान रखना। अध्यक्ष में अति, अध या अधि या अत। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अधि उपसर्ग है अध्यक्ष में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है ब उपसर्ग किस में है। देखो एक काम कीजिए, आप ब को इन शब्दों से हटाकर देख लीजिए और जिसका जो है अर्थ सही निकल रहा हो, ब को हटाने के बाद कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा हो, वही शब्द होगा। ठीक है, जैसे बदबू, बदबू में अगर हम ब हटा दें पहले वाला तो दबू निकलेगा शब्द। दबू कोई अर्थ नहीं होता है किसी शब्द का। ठीक है, तो ये तो नहीं होने वाला है। जैसे द नाम, ब यहाँ से हटा दिया तो ये बना द नाम। द नाम भी कोई शब्द नहीं होता है। जैसे द हजमी, द हजमी भी कोई शब्द नहीं होता, अगर यहाँ से ब को निकाल दे तो ये भी नहीं होगा। बट यहाँ से ब को निकाल देना तो दौलत एक शब्द होता है जिसका अपने आप में एक मतलब होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बदौलत में उपसर्ग है ब। ओके, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को हम कहेंगे कृत प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है सुशिक्षित में उपसर्ग कौन सा है। सुशिक्षित में उपसर्ग है कौन सा। अब देख लीजिए इनको जोड़कर, अगर हम यहाँ पर ऊ जोड़ देंगे तो ये नहीं बनेगा क्योंकि स भी है इसमें। तो स प्लस ऊ यानी सु को हम यहाँ से हटाकर देखते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब निकलेगा, यानी इसको हटा दीजिए तो इस अर्थ का ये जो शब्द बचा है ना, इसका कुछ ना कुछ मतलब यानी शिक्षित। ठीक है, धड़ाक में प्रत्यय है। देखो धड़ाक एक शब्द है, आपको बताना है इसमें कौन सा प्रत्यय है। देखो प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, यानी शब्द के पीछे से जुड़ता है और शब्द का जो है अर्थ चेंज करता है। धड़ाक में प्रत्यय अक है, अप है, ओक है या आक है। तो इस प्रश्न का सही शब्द होगा, जो सही प्रत्यय होगा आक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है जिस वाक्य में एक ही विधेय हो उसे क्या कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही विधेय हो उसको हम सरल वाक्य कहेंगे, यानी एक ही विधेय यानी एक ही करता है और एक ही क्रिया हो रही है उसमें, उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में 4 शब्द बताए थे हमने आपको, जैसे कि पर, किंतु और आदि। ये योजक चिन्ह होते हैं और इन्हीं से शब्द जो है, जो वाक्य होता है वो जुड़ता है। यानी जिस वाक्य में के बीच में पर, किंतु और आदि शब्द आए उसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। ठीक है, मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि एक उपवाक्य जो होता है दूसरे मुख्य उपवाक्य पर डिपेंड होता है। ठीक है,
प्रधानमंत्री किस प्रकार का शब्द है? प्रधानमंत्री अभी हमने पढ़ा था एक यौगिक शब्द है वो, ठीक है, ये नहीं, ये वाला ऑप्शन नंबर सी एक यौगिक शब्द है, यानी कि प्रधान अपने आप में स्वतंत्र है और मंत्री भी अपने आप में एक स्वतंत्र है, बट दोनों मिल जाते हैं तो एक तीसरा अर्थ निकलता है, ठीक है। चलिए, 9वां प्रश्न है, आपको बताना है तहसीलदार किस प्रकार का शब्द है? तहसीलदार, देखिए हमने पढ़ा था, एक शब्द पढ़ा था रेलगाड़ी, जिसमें कि रेल इंग्लिश शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, यानी दोनों को जब मिलाया गया तो वो बना संकर शब्द, यानी कि हाइब्रिड। उसी प्रकार तहसील अलग शब्द है और दार अलग शब्द है, जब इन दोनों को मिलाया गया तो बन गया तहसीलदार, और ये भी एक संकर शब्द है। तृतीय शब्द है योगरूढ़, संकर शब्द, तत्सम या तद्भव, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए हों, और तद्भव संस्कृत भाषा के हैं बट हिंदी के प्रकृति के अनुरूप उनको ढाल लिया गया हो। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। देखो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप वीडियो को क्वेश्चन पे ही पॉज कीजिए, उसके बाद खुद से पहले अटेम्प्ट कीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, 11वां प्रश्न है, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, फारसी, अरबी या संस्कृत? देखिए, ये जो अलमारी है ना, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। 12वां प्रश्न है, आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद है। आपका भविष्य उज्जवल हो, देखो यहाँ पर ना एक अपनी इच्छा जाहिर की जा रही है किसी दूसरे के प्रति, के कामना की जा रही है, ठीक है, यानी कि प्रश्न वाचक तो नहीं होगा, निषेध मतलब मना तो नहीं कर रहा है इसमें, कुछ आज्ञा तो नहीं दे रहा किसी को, यानी कि इच्छावाचक है, यानी मेरी इच्छा है कि आपका भविष्य उज्जवल हो, यानी इच्छावाचक शब्द है, वाक्य है, ठीक है। 13वां प्रश्न है, सदाचार में उपसर्ग कौन सा है? सदाचार में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग यानी शब्द के स्टार्टिंग में लगता है। सदा प्लस चार, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। आचार, ये भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सत्य प्लस आचार, तब बनता है सदाचार। ओके, 14वां प्रश्न है, कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है? देखो, योग रूढ़ शब्द जो होता है दो शब्दों के मेल से बनता है, तीसरे की ओर इशारा करता है, तीसरे अर्थ निकलता है उसका। विशाल का है तो नहीं होगा, ना ही पुष्प और ना ही कुमुदनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पंकज जो है वो कमल का पर्यायवाची है, इसको भी आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, 15वां प्रश्न है, दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को संकर कहते हैं। हमने बताया था ना, हाइब्रिड बोलते हैं। दो चीज़ों के मेल से अगर तीसरी चीज़ बन रही है तो उसको हाइब्रिड बोलेंगे, ठीक है। वकील किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है वकील जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए, चलिए ए और बी में से आप मुझे अपना उत्तर जल्दी से दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। अरबी या फारसी? देखिए, जो वकील शब्द है ना, ये अरबी भाषा का शब्द है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 17वां प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के, हमने अभी बताया आपको, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है, और एक होता है क्या, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में एक उप मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और जो है संयुक्त वाक्य में हमने 4 शब्द बताए थे आपको, पर, किंतु और आदि, इनको याद रखना। इनसे जो सेंटेंस जुड़ा है वही संयुक्त वाक्य होता है। सरल वाक्य में एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है, बस, ठीक है। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है, यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिससे, ठीक है, और लेकिन तीसरा शब्द उसका अर्थ निकल रहा है, ये बताइए आप। देखिए, योद्धा नहीं है, ना ही राक्षस है, ना ही सुर है। दशानन यानी 10 अपने आप में एक शब्द है, अर्थ है उसका। आनन मतलब सिर होता है, यानी कि 10 आनन यानी 10 सिर हैं जिसके, उसको बोलेंगे हम क्या, योग रूढ़ शब्द, उसको हम योग रूढ़ शब्द कहेंगे, ठीक है। चलिए, 19वां प्रश्न है, लालटेन शब्द किस वर्ग में आता है?
जो लालटेन शब्द है वो किस वर्ग में आता है। देखो तत्सम तो नहीं है, चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप बताइए ये विदेशज शब्द है या देशज। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लालटेन एक विदेशी भाषा का शब्द है, विदेशज है ये। ठीक है। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है। देखो संयुक्त वाक्य हमने क्या बताया आपको, संयुक्त वाक्य में 4 योजक चिन्ह हैं, उनको याद रखना, पर, किंतु और आदि। अब आप देख लीजिए इस सेंटेंस में इनमें से जो योजक चिन्ह लगा हुआ है, पर, किंतु और आदि, ये 4 योजक चिन्ह हैं। और देख लीजिए, देखो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। और आ रहा है ना इसमें, काम समाप्त करो और जाओ, ये एक संयुक्त वाक्य है। ओके, चलिए 21वां प्रश्न है रवि आम खाता है। रवि आम खाता है, इस वाक्य में कौन सा रूप है, वाक्य का यह कौन सा रूप है, कर्मवाच्य, कृतवाच्य या उभयवाच्य या भाववाच्य। और इस प्रश्न का सही शब्द है, सही जो रूप है वाक्य का वो है कर्मवाच्य। गीता आई और सीता गई में वाक्य का कौन सा भेद है, गीता आई और सीता गई। देखो अभी हमने क्या बताया कि संयुक्त वाक्य में जो होता है 4 योजक चिन्ह होते हैं, एक होता है पर, एक होता है किंतु, एक होता है और एक होता है आदि। इन योजक चिन्हों से जो वाक्य जुड़े हों वही संयुक्त वाक्य होते हैं। अब इनमें से और से ये जुड़ा हुआ है, जैसे सीता आई और सीता गई, यानी गीता आई और सीता गई, ये जुड़े हुए हैं और से, यानी कि ये है संयुक्त वाक्य है। ठीक है, चलिए देखो ये हमारा प्रैक्टिस सेट था। उसके बाद इसकी आंसर की ये रही आपके सामने, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, जिसमें हमने 4 टॉपिक्स को डिस्कस किया। पहला टॉपिक था हमारा जो है शब्द रचना, उसके बाद तत्सम तद्भव, उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय और उसके बाद वाक्य रचना। ये 4 टॉपिक थे, सिंपल वे में हमने समझ कर उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। अगर फिर भी कोई कसर रह रही है तो वीडियो को 1 या 2 बार फिर से देख लीजिए, डेफिनेटली आपको यहाँ से बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही कंसाइज वे में, सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको 1% भी समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अन्यथा सर्च कर लीजिए GS फाइटर्स को। ओके, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।